आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। सबसे पहले पेश करेंगे अहम सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तारीखी दौरे से कबल भारतीय रंग में रंगा अमेरिका। अमेरिका की सड़कों पर लहरा रहे हैं तिरंगे। हर तरफ सुनाई दे रहे हैं मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारे। वाशिंगटन समेत अमेरिका के कई बड़े शहरों में यकजहती मार्च का इनेकाद। भारत और वियतनाम के वज़राए दिफा के दरमियान हुई अहम दो तरफा मीटिंग। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर हुई बातचीत। शिराकतदारी को मिलेगा इस्तेहकाम। राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, मामूलात जिंदगी मुतासिर। महकमा मौसमियात ने मशरक़ी राजस्थान में मूसलाधार बारिश की दी वार्निंग, जबकि ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाकों में गर्मी का कहर जारी। बिहार के नवादा में लू के सबब 4 अफराद की मौत। भारत बना फुटबॉल के इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का चैंपियन। तीसरे एडिशन के फाइनल में लेबनान को शिकस्त देकर दूसरी बार चैंपियन बना भारत। कप्तान सुनील छेत्री और झांगटे ने दागे एक एक गोल। स्पेन ने फुटबॉल के यूएफा नेशंस लीग के खिताब पर किया कब्जा। फाइनल के पेनल्टी शूटआउट में क्रोएशिया को 5-4 से दी शिकस्त। 11 साल बाद जीता कोई बड़ा खिताब। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 21 जून से 23 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी का दौरा 21 जून की सुबह न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योगा डे की तक़रीबात से शुरू होगा। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म कुछ बड़े रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। The first leg of his program in the US is in New York, which starts on the morning of the 21st with celebration of the International Day of Yoga at the UN headquarters in the morning of the 21st. You would recall that United Nations General Assembly had adopted a resolution proclaiming June 21st as the International Day of Yoga. While in New York, Honorable Prime Minister will also meet a cross-section of prominent personalities and leaders. खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी का 22 जून को व्हाइट हाउस में इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफ्द सतह पर दो तरफा मुलाकातें होंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन वज़ीर आज़म मोदी को इशाया भी देंगे। On 22nd June, which is the second day of the program in Washington, that's the day of formal bilateral meetings, essentially would have 4 or 5 key components. The first component being the ceremonial welcome at the White House. The second component being a set of bilateral meetings between the two leaders as also the accompanying delegations. The third component is Honorable Prime Minister's scheduled address to the US Congress and the congressional reception thereafter. And the concluding component for June 22nd would be the ceremonial state dinner hosted by the Honorable President and the First Lady. वज़ीर आज़म के दौरे से कबल वाशिंगटन में भारतीय कम्युनिटी के लोगों में जोश खरोश देखा जा रहा है। हमारे नामा निगार अजय मिश्रा ने एक फैमिली से बातचीत की। वाशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी के आने का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यहाँ पर भारतीयों में जोश बढ़ता जा रहा है। और अगर गुजरात की बात न की जाए अमेरिका में, तो थोड़ी सी बात अधूरी रह जाती है। एक बहुत ही जबरदस्त ग्रुप यहाँ पर गुजरात से ही आया हुआ है। आप कहाँ से हैं गुजरात में? कर्णावती अहमदाबाद से हैं। तो अब ये प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से दिल्ली, दिल्ली से फिर से अमेरिका, क्या फीलिंग है आप? बहुत अच्छा फीलिंग है। वो विश्व कल्याण के लिए निकल पड़े हैं। पूरे विश्व में घूमते हैं और विश्व में एक ही संदेशा, हिंदुत्व का संदेशा वो देने जा रहे हैं।
और वो विश्व कल्याण का संदेशा है। विश्व कल्याण और जो वसुधैव कुटुंबकम है वो तो भारत के पूरे एक तरह से रग रग में बसा हुआ है। आप लोग क्या यहीं पे अमेरिका में ही रहते हैं? हाँ जी, I am of course I born and raised in India, but now I'm American Indian. I live here, but I'm so proud of course of my country where I right now. But being an Indian, I'm always proud of what Mr. Modi has been doing for all these years. And we are welcoming him with all our hearts open. Thank you so very much. आप यहाँ पे क्या करती हैं और किस तरह से एक्साइटमेंट है आपको समझ में आ रहा है इंडियन कम्युनिटी? मोदी जी गुजरात से है और वो ही हमारे प्राइड है, विश्व गुरु है वो, और एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग हिम हियर. वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी विश हिम वेल. और वो जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए आज इंडिया का जो पहचान है शायद मोदी जी के लिए, मोदी जी की वजह से ही है आज. और वी आर वेरी 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 एक्साइटेड टू हैव हिम हियर. वी लव यू मोदी जी. प्रणाम. बिल्कुल सही कहा आपने. ये एक्साइटमेंट व्हाइट हाउस आने का तो रहता है, लेकिन व्हाइट हाउस में जब तिरंगा लहराने लगे तो ये एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है. और इसीलिए ये जो इंतजार है वो और भी बेसब्री वाले इंतजार में बदल गया है. कैमरामैन प्रवीण जौहर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी. लोगों में जोश खरोश. और अमेरिका में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के लॉन में तैयारियां जारी हैं, जहां वज़ीर आज़म मोदी बैनुल-अक़वामी योगा दिन की तक़रीबात की क़यादत करेंगे. हमारे नामानिगार नितेंद्र सिंह ने इस लॉन का जायजा लिया. 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम यूएन हेडक्वार्टर में होने जा रहा है. ये वही यूएन हेडक्वार्टर का परिसर है, उत्तरी लॉन है, जहां पर पीएम मोदी योग सत्र का नेतृत्व करेंगे 21 जून को और पूरी दुनिया को वेलनेस का एक संदेश देंगे. आप देखिए किस तरीके से तैयारी चल रही है. यही वो लॉन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्तरी लॉन बोलते हैं इसको. बहुत तेज गति से इस पर तैयारी चल रही है और यहीं पर दुनिया भर के जितने भी प्रतिनिधि हैं यूएन के, वो इसमें हिस्सा लेंगे. साथ ही साथ बच्चे भी इस योग सत्र में हिस्सा लेंगे और अमेरिका के बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस योग सत्र में हिस्सा लेंगे. और बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री वेलनेस का संदेश देंगे दुनिया को. और एक योग हमारी विरासत है और जिस तरीके से 2014 को 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री जब यूएन में एक प्रस्ताव रखे थे एक योग दिवस मनाने का कोई तारीख निर्धारित हो, तो इसको रिकॉर्ड समर्थन से 177 देशों ने समर्थन दिया था और 21 जून को निर्धारित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. और 90 दिन के अंदर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जो एक रिकॉर्ड माना जाता है. और उसके बाद से लगातार 2015 से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और फिर हर साल इसको मनाया जाता है. और दुनिया भर में उस दिन लोग योग करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, लोग योग करते हैं. दुनिया भर में तरह तरह के कार्यक्रम मनाए जाते हैं. इस साल आर्कटिक से लेकर के अंटार्कटिक तक एक रिंग के तौर पे योग दिवस मनाया जाएगा और इसमें 42 देश आते हैं आर्कटिक से अंटार्कटिक के बीच में. वो योग दिवस में हिस्सा लेंगे वो देश. और निश्चित तौर पे ये भारत की जो विरासत है, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये जीरो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है. अगर आप योग करते हैं, योग आपके मन को बिल्कुल शांत रखता है, आपके विचार को अच्छा रखता है. दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जो बीमारी का बर्डन है उसको कम करने में ये काफ़ी मददगार होगा. जब आप रेगुलर योग करते हैं तो बीमारी से आपका बचाव होता है और जो हेल्थ पे खर्च आपका होता है उसमें कमी आएगी. और यही संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री देने वाले हैं. और निश्चित तौर पे हर कोई इस दिन का इंतज़ार कर रहा है 21 जून का. और ये अपील की गई है सभी से कि आप जहाँ भी रहें, घर पे हो या कहीं दफ्तर में हो या कहीं भी हो, ज़रूर योग करें. नियमित अगर आप योग करते हैं तो निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं. कैमरामैन संजीव के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से. खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा मिस्र के दौरे के बारे में भी मालूमात शेयर की हैं. उन्होंने कहा कि वजीर आज़म मोदी 24 और 25 जून को मिस्र के दौरे पर होंगे. ये वजीर आज़म मोदी का मिस्र का पहला दौरा होगा. 1997 के बाद किसी भारतीय वजीर आज़म का ये पहला सरकारी 2 तरफा दौरा होगा. This would be the first official bilateral visit of the Indian Prime Minister to Egypt since 1997. There have been visits in between, but they have mostly been for the multilateral or plurilateral events. Prime Minister is expected to reach
Cairo in the afternoon of June 24th, where his first interaction will be with the India unit. This unit is a select unit of high-level ministers, which the Honorable President of Egypt had constituted after his return from India. आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गीता प्रेस को गांधी अमन अवार्ड दिए जाने का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि गांधी अमन इनाम गीता प्रेस के भागीरथ कामों के लिए एक एजाज है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अगर भारत की शानदार कदीम सनातन सकाफत और बुनियादी मतन को आज आसानी से पढ़ा जा सकता है तो इसमें गीता प्रेस का बेमिसाल ताउन है। 100 से ज्यादा बरस से गीता प्रेस बेलूस तरीके से रामचरित्र मानस से श्रीमद् भगवत गीता तक बहुत सी मुकद्दस किताबों को आवाम तक पहुंचाने का एक शानदार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस को गांधी अमन इनाम 2021 मिलना उनके जरिए किए जा रहे भगीरथ कामों के लिए एक एहसास है। और वियतनाम के वजीर दिफा जनरल फान वान ग्यांग ने पीर को नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग की। दोनों लीडरों ने बाहिमी मफाद के इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत की। भारत वियतनाम दिफाई ताउन को आगे बढ़ाने के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ वियतनाम के वजीर दिफा ने दो तरफा मीटिंग की। दोनों फरीकैन ने बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। भारत और वियतनाम एक जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदार है। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात इस इश्तराक का एक अहम सतून है। दोनों लीडरों के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में खिदमात, फौज से फौज तबादला, आला सतही दौरा, सलाहियत साजी और तरबियती प्रोग्राम, अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन में ताउन, बहरी सफ़र और दो तरफा मश्क के दरमियान वसी रवाबित शामिल हैं। काबिल ज़िक्र है कि जून 2022 में राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे के दौरान 2030 की तरफ भारत वियतनाम दिफाई समझौते पर मुश्तरका विजन स्टेटमेंट और बाहिमी लॉजिस्टिक सपोर्ट पर एक बाहिमी मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए, जिन्होंने अपनी कारकर्दगी में काफ़ी इजाफा किया है। 2022 में वियतनाम की मेरी पिछली यात्रा के दौरान हमने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट तथा ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030 पर हस्ताक्षर किए थे और यह ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट अब दोनों देशों के बीच बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन का एक ओवर आर्किंग गाइडिंग डॉक्यूमेंट है और इस स्टेटमेंट ने हमारे मौजूदा डिफेंस कोऑपरेशन के स्कोप और स्केल को भी काफ़ी बढ़ाया है और मेरा मानना है कि यह भविष्य के लिए भी यह मार्ग प्रशस्त करेगा और हमें वियतनामी आर्म्ड फोर्सेस की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने में बेहद खुशी होगी। इससे कबल वियतनाम की वजीर दिफा जनरल फान वान ग्यांग को नई दिल्ली में तीनों मुस्लिम अफवाज के सरबराह ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। वियतनाम की वजीर दिफा भारत में अपने क़याम के दौरान आगरा का सकाफती दौरा भी करेंगे। दुनिया के मशहूर इशाअती इदारे गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी अमन इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने इस अवार्ड को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा है कि राम मंदिर की तामीर की राह में रुकावटें खड़ी करने वाली कांग्रेस से क्या उम्मीद की जा सकती है, जो 3 तलाक की मुखालफत करती है। गीता प्रेस को गांधी अमन अवार्ड पर उनकी तनकीद इससे ज्यादा क्या शर्मनाक हो सकती है? क्या मतलब है? क्या कांग्रेस पार्टी देश के सारे आध्यात्मिक प्रतीकों के खिलाफ सवाल उठाएगी? गीता प्रेस की लोकप्रियता देश भर में है, हर घर में है। हम सभी गीता प्रेस को सम्मान से देखते हैं। उस कांग्रेस से और क्या अपेक्षा किया जाए जिसने प्रभु राम के मंदिर बनने में रोड़े अटकाए, जिसने उस केस की सुनवाई में रोड़े अटकाए, जो सारी हिंदू परंपरा मान्यताओं के बारे में सिर्फ दिखावा करती है और बाकी जो करती है आप सभी जानते हैं। लेकिन वो गीता प्रेस को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है, उस पर भी टीका टिप्पणी करेगी। इससे बड़ी तो कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और सोनिया गांधी, हमें आपसे सवाल पूछना है, क्या आप
अपने मीडिया एडवाइजर जयराम रमेश की टिप्पणी का समर्थन करती हैं? मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने बिहार की मखलूत हुकूमत पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया है। नीतीश हुकूमत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उनका सवाल इन तमाम अपोजिशन लीडरों से है जो बिहार जा रहे हैं। वो नीतीश कुमार से वहां की बदउनवानी के बारे में भी जरूर पूछें। बिहार में 1750 करोड़ रुपए का पुल एक बार नहीं बल्कि कई बार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। वहां करोड़ों रुपए का एम्बुलेंस घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि बदउनवानी में मुलविस पार्टियों का इकट्ठा होना इत्तेहाद की बुनियाद नहीं हो सकता। मेरा सवाल विपक्ष के सभी नेताओं से है जो बिहार जा रहे हैं, वो वहां के भ्रष्टाचार पर भी नीतीश कुमार जी से जरूर पूछें कि 1750 करोड़ का पुल एक बार नहीं कई बार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वो अवश्य वहां पर पूछें जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला एम्बुलेंस का हुआ है। वहां पर सैकड़ों करोड़ का घोटाला वहां पे बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। जरूर जाकर पूछें, आखिरकार ये गठबंधन का आधार कम से कम भ्रष्टाचार के लोगों करने वाली पार्टियों को इकट्ठे आने का नहीं हो सकता है, तो इनकी कौन नेता है इसके बारे में भी अवश्य बताएं। गठबंधन का नेता कौन है, क्या इनकी नीति है, और ये जो नीयत में खोट है क्या इसको भी छोड़ेंगे? बिहार में अदालत के इंतबाह के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के एक रुकन पार्लियामेंट के रिश्तेदार को 1600 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की महागठबंधन सरकार ने रियासत में अगले 5 साल के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस चलाने का कॉन्ट्रैक्ट एक ही कंपनी को दिया है, जिसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद के लिए पटना हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन को नजरअंदाज किया गया और ऑडिट में सामने आने वाली कई बेज़ाब्तियों को भी नजरअंदाज किया गया। 31 मई को बिहार हुकूमत ने पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड PDPL को रियासत में 102 इमरजेंसी खिदमात के तहत चलने वाली 21-25 एम्बुलेंस को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसे जहानाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के रिश्तेदार चलाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 1600 करोड़ रुपए का है। हुकूमत की इस स्कीम के तहत ये एम्बुलेंस हामिला खवातीन, शदीद बीमार अफराद और नाज़ायदा बच्चों को अस्पताल पहुंचाती है। मरीजों से कोई फीस नहीं ली जाती। इस कॉन्ट्रैक्ट की तजवीज़ की दरख्वास्त 5 अप्रैल 2022 को जारी की गई थी। इसके लिए ज़ाब्तों में तब्दीली की गई और इतराज़ात को नज़रअंदाज किया गया। इस मामले पर बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने ज़ाब्ते को नज़रअंदाज करने और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर इतराज़ का इजहार किया है। पुनः 5 साल के लिए एक ठेका ऐसी कंपनी को दे दिया गया है जिसके बारे में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। नवीकरण में नियमों को शिथिल किया गया। बाकी जो बड़ी पार्टियां थी जिनका टेंडर लोएस्ट था उनके साथ भी अनदेखी की गई। ये सब क्यों हुआ है कि जो कंपनी है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जहानाबाद के जो जदयू के MP हैं उनके बेटे की है। पहले भी इनके द्वारा ये काम किया गया, उसमें कई विसंगतियां पाई गई और आज दिल्ली के अखबार में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है, पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसमें इस पूरे विषय को उठाया गया है। ये क्या इमरजेंसी सेवाएं करती हैं? ये इमरजेंसी सेवा करती हैं, कोई गर्भवती महिला गंभीर रूप से बीमार है, कोई नवजात बच्चों को अस्पताल पहुंचाना है, बाकी को पहुंचाना है, तो उसके लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा दी जाती है और ये पूरा ठेका 1600 करोड़ का है और उसमें नियमों की अनदेखी कर करके उनके पास पर्याप्त क्षमता नहीं थी कॉल सेंटर की, एम्बुलेंस की। और बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने बिहार सरकार के इस फैसले पर एतराज जाहिर करते हुए कहा कि इससे बिहार के हामिला खवातीन और बच्चों की हिफाजत पर संगीन सवाल उठते हैं। और जिस तरह से ये किया गया है, मामला हाईकोर्ट में भी गया था, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए और बाद में जिस तरीके से स्टे भी हुआ, फिर बाद में हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाए और जिस तरीके से ये निर्णय हुआ है, ये बिहार की गर्भवती माताओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल पैदा करता है।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने दिल्ली में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल इफ्तिताह का फीता काटने पहुंच जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस वक्त हैरान हूं जब मैंने ये देखा कि केजरीवाल उस इमारत का फीता काटने पहुंच गए जिसका मैंने संगे बुनियाद रखा था। केजरीवाल साहब पैसा नहीं दे सकते लेकिन फीता काटने के लिए जरूर आ सकते हैं। मैं स्तब्ध थी कि विश्वविद्यालय में जिस भवन के निर्माण का शिलान्यास मैंने किया, फीता काटने के लिए केजरीवाल जी पधार गए। शायद यही किया था 400 बसेस का भी, पैसा केंद्र का था, फीता काटने पहुंच गए केजरीवाल। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की 73 लाख गरीब को 6,500 करोड़ रुपए के आवंटन से लगभग खर्च उठाकर मुफ्त का अनाज भेजा है। घर घर वो अनाज पहुंचा है। केजरीवाल साहब आज आकर हिसाब करा दे कि उसमें से कितना खर्चा उन्होंने उठाया है। और राजस्थान पहुंचने पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने सरकार की 9 साल की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रियासत में सियासी माहौल बहुत गर्म है और बदउन्वान गहलोत सरकार के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। बारिश आती है तो अच्छा संदेश लेके आती है, सुख समृद्धि का संदेश लेके आती है। तो शायद आपके प्रदेश में तो अब राजनीतिक माहौल इतना गर्म हुआ है कि पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में बारिश आने का एक और शुभ संकेत दिखता है कि भ्रष्ट गहलोत सरकार के भी दिन अब समाप्त होने जा रहे हैं। जहां राजस्थान समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है तो वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरा शुमाली भारत शदीद गर्मी की जद में है। उत्तर प्रदेश और बिहार में गुज़िश्ता 3 दिनों में चिलचिलाती गर्मी और लू की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। शदीद गर्मी के बाईस सैकड़ों अफराद को अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में लू की वजह से लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा दारुल हुकूमत पटना समेत पूरा बिहार शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक की जद में है। नवादा में हीट स्ट्रोक से 4 अफराद की मौत हुई है। 33 मरीजों को नवादा सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने लू के हवाले से वार्निंग भी जारी की है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जनूबी बिहार के कुछ हिस्सों में गर्म हवाओं के चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में अगले 3 दिनों में लू के जारी रहने का इम्कान है, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश और बिहार, गैंगटॉक, मगरबी बंगाल, मशरक़ी मध्य प्रदेश और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक लू का कहर बरकरार रहेगा। उसके बाद 20 से 21 जून तक के इलाकों में लू के कम होने की उम्मीद है। बलिया के जिला अस्पताल में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुतादिद मरीजों की मौत की तहकीकात की जांच करने पहुंची तिब्बी महकमे की जांच कमेटी ने जिला अस्पताल में दाखिल 25 मरीजों के खून के नमूने और कोविड टेस्ट के नमूने जमा किए थे। तहकीकाती टीम में शुमाली डॉक्टर A.K. सिंह और डॉक्टर K.N. तिवारी ने शदीद गर्मी और लू के सबब मरीजों की मौत की खबरों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में 5 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये भी मालूम हुआ है कि मरने वालों में ज्यादातर का ताल्लुक बलिया के गुड़वार और बांस हेड ब्लॉक से है। दरिसना बलिया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दिवाकर सिंह को हटाकर उनकी जगह सर्जन डॉक्टर A.K. यादव को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक से लोगों के मरने की खबरों का नोटिस लेते हुए बाज़ अखबारात की रिपोर्टों में रियासत के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने डायरेक्टर सतह के 2 अफसरान को मौके पर भेजा है जो वहां के हालात का जायजा लेंगे और हुकूमत को फौरी तौर पर आगाह करेंगे। इस मामले में आज रियासत के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि रियासत के तमाम जिला अस्पतालों को दाखिल हुए हर मरीज का डाटा तैयार करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में दवाएं दस्तियाब हैं और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो ऐसे लोगों की तलाश करें और उन्हें अस्पताल में दाखिल करके उनका बेहतर इलाज करें। बलिया में लापरवाही बरतने की सूरत में CMS को मुअत्तल किया गया है। बलिया की घटना जो अखबारों में छपी है, सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। वस्तुस्थिति की जानकारी वो शीघ्र ही लिखित रूप से शासन को प्रस्तुत करेंगे। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए CSC के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है कि बगैर पुख्ता जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं
कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमारे सभी अस्पतालों में सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारतीय मर्दों की फुटबॉल टीम ने 5 साल बाद इंटरकॉन्टिनेंटल कप टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने लेबनान के खिलाफ 0-2 से शानदार फतेह हासिल की। भारत के लिए इस मैच में पहला गोल कप्तान सुनील छेत्री ने किया। उसके बाद छांगटे ने दूसरा गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने दूसरी बार ये खिताब जीत लिया है। भारत ने आखिरी बार ये टूर्नामेंट 2018 में जीता था। इसके साथ ही 2019 में दूसरे एडिशन में शुमाली कोरिया की टीम चैंपियन बनी थी। उस वक्त भारत आखिरी मकाम 4थे नंबर पर था। 2019 के बाद ये टूर्नामेंट कोरोना वबा की वजह से नहीं हो सका था। ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप का तीसरा एडिशन है और भारत अब दूसरी बार इसका चैंपियन बन गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। स्पेन ने यूएफए नेशंस लीग का टाइटल जीत लिया है। इतवार की रात स्पेन ने क्रोएशिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-5 से शिकस्त देकर नेशंस लीग का खिताब जीता। फतेह की तलाश में मैदान में उतरने वाली दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। ताहम मैच के इख्तिताम तक कोई भी टीम कामयाबी नहीं हासिल कर सकी और मैच बगैर किसी गोल के ही बराबर रहा। उसके बाद मैच के इख्तिताम पर इजाफी वक्त में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। फिर मैच का नतीजा पेनल्टी शूटआउट में निकला, जिसे स्पेन ने 4-5 के फर्क से अपने नाम कर लिया। नेशंस लीग की सूरत में स्पेन ने 11 साल बाद एक बड़ा खिताब जीता है। इससे कबल स्पेन ने साल 2012 में यूरो 2012 का खिताब जीता था। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। डिजिटल किसान में अब तक हमने दी है आपको